हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रेंड्स। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट ईयर और एमएड सेकंड सेम के सिलेबस का टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट क्या क्या हैं और शैक्षिक तकनीकी में शोध की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या क्या सर्च इंजन हैं, कौन कौन से सर्च इंजन से आप जो है रिसर्च के लिए सर्च कर सकते हो, किस टॉपिक के लिए सर्च कर सकते हो और क्या न्यू ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो वेरी अटेंटिवली। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है वो एजुकेशन प्रोसेस आजकल बिल्कुल टेक्नो से भी हो गया है। जैसे कि अब हम आजकल लॉकडाउन के समय में देख रहे हैं कि हर स्कूल अपनी क्लास को ऑनलाइन चला रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आईसीटी के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पा रहा है। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी भी अपनी वेबिनार करा रही है और जो कॉलेज हैं वो भी अपनी वेबिनार करा रहे हैं। जगह जगह एफडीपी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये एफडीपी प्रोग्राम सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और ये कैसे हो पा रहे हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारे प्रोग्राम्स हमारे हो पा रहे हैं। तो जो हमारी साइंस बेस्ड एजुकेशनल जो प्रोसेस है इसको इफ़ेक्टिव बनाने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए और इस एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को इफ़ेक्टिव बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। हालांकि जो अब यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक न्यू कॉन्शियसनेस है, फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के समय में हम बहुत कुछ सीख भी गए हैं, अपने आप को हमने अपडेट भी किया है। जो भी हमारे पास कुछ इस तरह का आता है तो वो हमारे लिए चैलेंज लेके आता है, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाने बाकी हैं और जो हमारे देश के जो स्कॉलर्स हैं उन स्कॉलर्स को भी प्रॉपर गाइडलाइन देने की आवश्यकता है। तो अब हम आप बात करते हैं अपने टॉपिक की, रिसर्च इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रेजेंट सिचुएशन की। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? तो हम शुरू से बात करते हैं जहाँ जैसे स्टार्टिंग से। इन द डिकेड ऑफ 1960 to 70 मोस्ट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट वाज डन इन द फील्ड ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो जो ये आपका टाइमिंग है, इस टाइमिंग में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग काम किया गया। जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो डेवलप किए गए और इसी रेफरेंस में बहुत सी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने वर्कशॉप्स की और सेमिनार की, सिंपोजियम, सिचुएशन ट्रेनिंग और इसी तरह से ही जो इस करिकुलम के थ्रू एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ किया और इसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि हर विषय में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो हमारे इंट्रोड्यूस होने लगे और एनसीईआरटी ने कुछ विषयों पर जो है इंडियन लैंग्वेज में भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को प्रकाशित किया। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ एनसीईआरटी द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन द ईच सब्जेक्ट कम टू लाइट। उसके बाद माइक्रो टीचिंग में भी जो आपका जो वेल नोन होंगे आप जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट हैं माइक्रो टीचिंग से, तो जो माइक्रो टीचिंग एनसीईआरटी ने जो टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसमें माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में भी बहुत काम किया और इससे संबंधित जो रिसर्च थी वो डॉक्टर संधू और जो उन्होंने अपनी बुक्स में और उनके जो शोध प्रपत्र हैं उनकी उन्होंने इंडेक्स को पब्लिश किया और इसी में ही डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर एल सिंह ने भी कई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए, बहुत सारी जो वर्कशॉप्स थी वो ऑर्गेनाइज़ की और उनका जो विवरण था उसको पब्लिश कराया। इसके बाद है आपके रिसेंट ट्रेंड्स कि कौन कौन से रिसेंट ट्रेंड्स आजकल जो हैं वो चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SLE। तो ये स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम आपको नाम से समझ आ रहा होगा, स्मार्ट यानी कि इंटेलिजेंट। ये बच्चे को स्मार्ट बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है और इस लर्निंग में
जो है बच्चा को केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज़ ही नहीं सिखाया जाता, उसको ही सिखाया जाता है कि वो अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करेगा। वो यदि उसकी जो प्रेजेंटेशन की स्किल है वो किस तरह से डेवलप होगी। तो ये जो है इंटेलिजेंट एजुकेशन दी जाती है एक तरह से। इंटेलिजेंट एजुकेशन इंक्लूड्स न्यू एजुकेशनल कंटेंट इन which the importance is focused on the student is use technology at their fingertips। इसके बाद है आपका सोशल मीडिया एज अ लर्निंग टूल। सोशल मीडिया कि इसमें सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। किस तरह से इसको सोशल मीडिया प्रमोट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसमें बच्चे को सेल्फ डायरेक्शन मिलती है एंड विच प्रिपेयर स्टूडेंट टू सर्च फॉर आंसर एंड मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। आपका जो ये फेसबुक है जो और इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर बच्चे अपडेट करते हैं। टीचर्स भी जो पेरेंट्स को उनकी रिपोर्ट दिखाने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। जैसे कि यदि अभी भी कोई वेबिनार या सेमिनार होता है तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और वेबिनार जो होता है जो जूम ऐप के थ्रू होता है उसमें कुछ लोगों की लिमिट है, यदि लिमिट से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो फिर उनको फेसबुक पर वो दिखाया जाता है। तो ये हमारे सोशल मीडियाज़ हैं। फेसबुक क्रिएट फेसबुक ग्रुप यूजिंग ब्लॉगिंग और ये ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सारे आपके सोशल मीडिया हैं। इसके बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब इसमें क्या, फ्लिप्ड क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनको छोटी छोटी कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं और ये एक तरह की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है और इसमें स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है पूरी तरह से, वो एक्टिव रहता है, एक्टिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग पर फोकस होता है। क्लास के दौरान शॉर्ट्स वीडियोस उनको दिखा सकते हैं। इसमें यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर 10 या 15 मिनट, 8 मिनट या 20-25 मिनट्स की वीडियोस होती हैं। तो ये मेंटोर के गाइडेंस में होता है। उसके बाद है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि आप लॉकडाउन के टाइम में देख रहे हो कि क्लासेस चल रही हैं, तो ये सब क्या है, वीडियो वेबिनार हो रही हैं। किसके थ्रू हो रही हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही हैं। मतलब इसमें यह है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 और मोर पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट साइट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो डेटा। उसके बाद है आपका MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये जो है ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल फॉर एनी वन टू एनरोल। MOOC प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न। इसके बाद है आपका ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, जिसे BYOD भी कहा जाता है। BYOD की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये फुल फॉर्म क्या है तो पता होना चाहिए। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ये ब्रिंग योर ऑन डिवाइस जो स्कूल्स एज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जो स्कूल्स हैं वो टेक्नोलॉजी की एक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं विदाउट द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिवाइस। स्कूल को वो जो डिवाइस है परचेज नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे के पास जो डिवाइस है वो उस डिवाइस का अपनी सुविधा के अनुसार उस डिवाइस को यूज़ करेगा। यहाँ पर इसके अपने बेनिफिट भी हैं और इसके ड्रॉबैक भी हैं। इसमें ये स्मार्टफोन हो सकता है, बच्चा लैपटॉप ला सकता है। तो बेनिफिट ये है कि वो ऑनलाइन सीखेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, ऑनलाइन क्विज कर सकता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वो कभी कभी इसका मिसयूज़ भी करता है। उसके बाद है आपका मोबाइल लर्निंग, इसको एम लर्निंग भी कहते हैं। मोबाइल लर्निंग इज़ नोन एज एम लर्निंग, अ न्यू वे टू एक्सेस लर्निंग कंटेंट यूजिंग मोबाइल। और जो डिस्टेंस एजुकेशन से जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं वो मोबाइल लर्निंग का बहुत यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्चुअल लर्निंग। वर्चुअल लर्निंग आभासी शिक्षण। वर्चुअल लर्निंग ये भी एक वेब आधारित एनवायरनमेंट है जिसमें ट्रेडिशनल क्लास टीचिंग की तरह ही लेक्चर सुनना, लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल टास्क हैं वो करना, पार्टिसिपेशन, क्वेश्चन पूछना, फीडबैक, इस तरह के कार्य किए जाते हैं, लेकिन ICT की हेल्प से किए जाते हैं। उसके बाद आपका डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग इज़ एनी टाइप ऑफ लर्निंग दैट यूजेस टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका विकीपीडिया। विकीपीडिया सबने देखा होगा आपने, आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर जाकर विकीपीडिया खोलते हैं। विकीपीडिया इज़ ए फ्री ओपन कंटेंट ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया क्रिएटेड थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। उसके बाद है आपका ऑनलाइन फोरम। ऑनलाइन फोरम में क्या है आपका, ये जो है ऑनलाइन फोरम इज़ अ प्लेस वेयर क्वेश्चन आंसर आर पोस्टेड बैक एंड फोर्थ। ऑल पार्टीज टू द कन्वर्सेशन कंट्रोल व्हाट दे पोस्ट।
जो भी वो पोस्ट करते हैं वो खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता है, ब्लॉग आपका अलग तरह का है। ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग इज़ एन ऑथर जनरेटेड कंटेंट। ऑथर जो है वो अपने कंटेंट को जनरेट करता है और जो मेंबर्स जो पार्टिसिपेटर होते हैं उससे डिस्कशन भी होता है। लेकिन जो वो केवल आंसर कर सकते हैं, वो जो ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर के पास कंट्रोल करने की खुद पावर होती है। वो उनके आंसर चाहे हटा भी सकता है और वो चाहे उनको किसी भी तरह से वो रिमूव भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वेब सर्चिंग। वेब सर्चिंग कौन कौन से हैं? गूगल आपका वेब सर्च है, बिंग है, उसके बाद आपका याहू है, उसके बाद डक डक गो है, ये आपके वेब सर्च इंजन है। अब इसके बाद देख लेते हैं सम स्कॉलरली सर्च इंजन फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए कौन कौन से सर्च इंजन हैं? गूगल स्कॉलर, ये जो सर्च इंजन है, इन सर्च इंजन पर जो स्कॉलर्स हैं वो स्कॉलर अपने लिए जो वो कोई रिसर्च कर रहा है उससे रिलेटेड उसको कुछ टॉपिक उसको पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो इन साइट पर जाकर उन टॉपिक को वो देख सकता है। किस तरह से पेपर लिखे जाते हैं, किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ये सारे इन साइट्स पर अवेलेबल रहते हैं। ये आपका है गूगल स्कॉलर। उसके बाद है आपका रेफ सीक है, आपका आई सीक है, वर्ल्ड वाइड साइंस है, और ये है रिसर्च गेट है। इसके बाद है आपका एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये सारे आपके क्या हैं, सर्च इंजन हैं जो रिसर्चर्स के लिए मेनली बनाए गए हैं। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि कौन कौन से वेब सर्च इंजन होते हैं, कौन से न्यू ट्रेंड्स हमारी एजुकेशन में चल रहे हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो अब मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस लिंक पर जाकर भी मुझे फॉलो अप फेसबुक पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।